A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. This is CS Dr. Mohit Rao. I hope you all are doing well and keeping safe at the same time. दिसंबर 2021 का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है एंड कितने ही बच्चे क्लियर कर चुके हैं और कितने ही बच्चों ने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और इसके बीच में जो बच्चे पहली बार जून में एग्जाम देने वाले हैं उनको टेंशन होने लगी है कि सर हमारा क्या होगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड लोगों के मेल्स एंड मैसेज को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो अपडेट को आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल द पीपल जो जून एंड दिसंबर ऑफ 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, या तो ये भी कह सकते हैं उसके बाद वाले टर्म के लिए भी ये वीडियो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो अपडेट को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। इस वीडियो अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू एग्जाम फॉर्मेट को लेकर, और जो तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में, दैट इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टैक्स का पेपर एंड नंबर 3 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि एमसीक्यू पेपर की तैयारी कैसे करनी है, प्लस ये कैसे इफेक्टिव एंड आपके ओवरऑल रिजल्ट को बेहतर बना सकता है। तो यानी अगर आप एमसीक्यू पेपर की प्रिपरेशन ठीक से कर रहे हैं तो आपके पास होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, प्लस रैंक आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और इस वीडियो अपडेट में मैं ही सिर्फ आपको फीडबैक या फिर गाइडेंस नहीं दूंगा, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से आज पूरे देश भर में ना कि सिर्फ अपना नाम ऊंचा किया, अपने घर वालों का नाम ऊंचा किया, बल्कि हमारा नाम भी ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 चिराग अग्रवाल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो अपडेट ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट रहने वाला है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, जो आपको काफी हेल्प करने वाला है। सो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 चिराग जुड़ चुके हैं। चिराग, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे डेफिनेटली पता है जिस सबसे आपका रिजल्ट आया आपको एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस की लाइनें लग गई थी, बहुत सारे कॉल्स आए एंड अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड। फिर भी आपने टाइम निकाला ताकि आप आने वाले एग्जामिनीज को गाइड कर पाए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि चिराग सिर्फ रैंक ऐसे ही नहीं लेके आए हैं मेहनत करके, चिराग आगे से ही डिटरमाइंड थे कि उनको रैंक लाना है। और ये डेफिनेटली जब हम लंच पे गए थे तो चिराग ने इसके बारे में, अपने फोकस के बारे में बताया एंड कैसे डे 1 से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ताकि वो टारगेट को अचीव कर पाए। तो चिराग, मैं यहाँ पर डेफिनेटली कमेंडेबल है आपके लिए, क्योंकि आई थिंक अपने कनेक्टेड हैं अप्रैल महीने से, जब से आपने सेशन स्टार्ट किए थे, क्लासेस स्टार्ट की थी। मैं एकदम अमेज था कि इंस्टाग्राम को लोग माइंड रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर चिराग ने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करना भूल जाए, बट चिराग का मैसेज 1 दिन या 2 दिन में पक्का आएगा लिस्ट के साथ कि ये डाउट्स क्लियर करो। छोटी सी छोटी बातों को चिराग आपने बहुत ध्यान दिया एंड दैट वाज रियली कमेंडेबल। चिराग, पहला बात तो मैं जानना चाहूंगा कि जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर वो तो एमसीक्यू है, निकल जाएगा, वो बहुत बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट का जो एग्जाम है, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें बच्चों का माइंडसेट क्या होना चाहिए? चिराग, ओवर टू यू। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बदलना होगा कि निकल जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद उन लोगों को वही पता चलता है कि बस वही निकल गया, बाकी सब तो निकल ही गया, बस वही नहीं निकला। बाद में यही हो जाता है, तो वो माइंडसेट बदलना होगा डेफिनेटली। तो चिराग, क्या आपको लगता है ऐसा कि जो एमसीक्यू पेपर है, जैसे मैंने क्लासेस में भी हमेशा बच्चों को कहा है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि जो एमसीक्यू पेपर है, ये 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाने में, पास करने के चांसेस को बढ़ाने में, एंड इवन जो रैंक लाने का सोच रहे हैं उनको भी इस पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। आप लोग डे 1 से हमेशा यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए एमसीक्यू पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, और स्पेशली एमसीक्यू पेपर और किसी का आईसीएसआई मैथ रेफर करो मत करो, एमसीक्यू पेपर में तो करना ही करना है। अब जैसे मेरा भी रैंक आया, मेरा तीनों एमसीक्यू पेपर में अबव 80 था। एफएसएम में आया 89, सीएमए में 87 एंड टैक्स में 84। तो तीनों में दैट्स व्हाट रेज्ड अप माय मार्क्स।
तो चिराग एमसीक्यू यहाँ मैं पेपर जानना चाहूंगा कि आपका हाँ। टोटल कितना मार्क्स था, सर टोटल था 612। एंड आउट ऑफ विच अगर आपको 3 एमसीक्यू में 80 प्लस मिलता है तो 240 250 नंबर तो वहीं चले आते हैं। यस सर। एंड यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए प्राउड मोमेंट भी 60 है। मार्क्स अराउंड एमसीक्यू पेपर से आए मेरे खाली। दैट्स ग्रेट चिराग, तो आपके मार्क्स से ही समझ में आया कि एमसीक्यू ने काफी डिफरेंस क्रिएट किया। एंड आई थिंक आपने आगे वाले इंटरव्यू में भी बताया था जो मोहित अग्रवाल सर के साथ हुआ था कि आप में और जो सेकंड रैंक आया है उसमें अराउंड 50 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट? यस सर। एंड कहीं ना कहीं Yes, ये sir. भी, हाँ प्लीज आप कुछ हाँ बोल रहे सर वही फिर नहीं वही आप जो बोले उस पे अग्री कर रहा था। हैं। अच्छा, एंड मेरे लिए प्राउड मोमेंट भी है बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आई गेस चिराग आपको सबसे ज्यादा आया था 89 आपके बाकी पेपर्स यस में। सर। यस सर। चिराग आपने अभी कुछ देर पहले एक बात मेंशन की थी कि आप बाकी पेपर्स के लिए आईसीएसए मॉड्यूल देखें या ना देखें, पर एमसीक्यू के लिए आईसीएसए मॉड्यूल जरूर देखें। क्या आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, इसके आपका मतलब क्या है? सर एमसीक्यू थ्योरी पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चंस आएगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ये सब के ऊपर है पूरा वो सब। अगर तुम थ्योरी पेपर में लिख लोगे फिर भी, अगर मैथ नहीं भी पढ़े हो, अगर तुमको वो कॉन्सेप्ट आता है फिर भी लिख लोगे। बट एमसीक्यू पेपर में क्या है, अब इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो कॉमन क्वेश्चन होता है वही पकड़ाएगा, एमसीक्यू है तो क्या हुआ। एमसीक्यू पेपर वो लोग कुछ फॉर्मेट वो लोग पहले से प्री डिटरमाइंड है, उस बेसिस पे बनाते हैं। अगर कोई बंदा अगर रेफर नहीं कर रहा है आईसीएसआई का मैट, तो उसमें एक एक कहीं से भी एक लाइन उठाएगा इंस्टीट्यूट का मैट से, वो एग्जाम्पल भी हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल उठा के क्वेश्चन पेपर में दे देगा। हो सकता है वर्ड्स भी चेंज ना करे, नाम भी चेंज ना करे। अगर हो सकता है तुम इतने सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से मान लो खाली 2-3 हजार लोग इंस्टीट्यूट का मैट रेफर किए, तो अगर तुम वो 2-3 हजार लोग में आते हो, ऐसे गिन के अगर तुम्हारा 5-10 मार्क्स भी बढ़ जाए, 15 मार्क्स भी बढ़ जाए, अगर 3 पेपर है ऑन एन एवरेज पर पेपर अगर 10 मार्क्स भी माने तो 30 मार्क्स बढ़ गया, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो दैट विल हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैथ से ही आता है मोस्टली क्वेश्चंस, एंड कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट का मैथ तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डेफिनेटली यस। तो पहला टेक अवे अभी तक जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहला टेक अवे है आईसीएसए मॉड्यूल को रेफर करना। लाइक हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्लासेस भी कराते हैं उसमें हमने हमेशा इंस्टीट्यूट के मैट को वैल्यू किया है। चिराग के रैंक लाने के पहले डबल स्कूल ऑफ थॉट्स थे, लोगों को लगता था कि आईसीएसए मॉड्यूल बहुत हैवी है, नहीं पढ़ना चाहिए। बट आई थिंक चिराग आपके मार्क्स आने के बाद, आपके रैंक्स आने के बाद मेरे पास एक जीता जागता सबूत है कि आईसीएसआई मॉड्यूल कैसे बेटर है एंड कैसे आपको ज्यादा मार्क्स लाने में मदद करता है। जैसे चिराग आपने एंड बताया, सर हाँ प्लीज। इसमें एक चीज है, लाइक आई वुड लाइक टू से अपना जो इंस्टीट्यूट का मैट है वो इतना अच्छे से ड्राफ्टेड है, लाइक मतलब उसको तुम लाइफ लॉन्ग भी रख सकता है। इसलिए मैं अगर फिजिकल नहीं भी रखूं, ई बुक कभी भी हो कुछ भी हो, अगर मैं जानता हूँ ये इंस्टीट्यूट का मैट में है, मैं सबसे पहले जाता हूँ वेबसाइट में, वही से डाउनलोड करके वही रेफर करता हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ उधर जो मेन काम का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, वरना नेट में बकवास और सॉल्व भरे हुए होंगे। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अच्छा चिराग, मैं एक बात समझना चाहूंगा, आपने प्रिपेयर किया है सीएस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करना चाहूंगा आपसे कि जो सीए में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सीएस में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीएमए में भी है, राइट? सिंस आप जेवियर यूनिवर्सिटी में हैं, आप वहां पढ़ रहे हैं, आपका सीए एंड सीएमए के लोगों से भी कभी ना कभी इंटरेक्शन हो ही जाता है। क्या सीएस का जो एग्जाम फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन पैटर्न है, लाइक मैंने हमेशा क्लास में कहा था कि अगर आप 100 मार्क्स के पेपर में आप मान के चलिए 60 मार्क्स थ्योरी तो आएगा ही आएगा, एंड अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में वीक है और अगर वो थ्योरी पे भी बिड करता है तो उसका काम मैनेजेबल, पास होने लायक तो आ जाएगा। आपको क्या लगता है? जैसे आपने एग्जाम दिया है, आपने पास पेपर्स पढ़े थे, आपने बताया था मेरे को लंच के दौरान भी कि सर पास पेपर तो मैं 5 साल का पढ़ के ही जाता था, और कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं। आईसीएसआई का पास पेपर देखने से मुझे और क्लैरिटी मिलती थी, कॉन्फिडेंस आता था। तो आपका पास पेपर का एक्सपीरियंस क्या कहता है एंड आपका इस टर्म का एक्सपीरियंस क्या कहता है सीएस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या थ्योरी पढ़ने से काम होगा? हाँ सर, थ्योरी पढ़ने से काम तो हो जाएगा, बट यू मस्ट ऑल्सो नॉट नेग्लेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्यों? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 2-3 आ जाएंगे टफ, बट मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं सारे इजी आते हैं।
लाइक मतलब एक एक दो दो वन लाइनर क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन ही वन लाइनर है, उसमें सॉल्व करने में कितना ही टाइम लगेगा। बस यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट। अगर तुम एफएम हो या कोई भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, उसमें तुम्हारे पास अगर कॉन्सेप्ट हो, एमसीक्यू तुम निकाल लोगे आराम से, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बस एक बार क्या है कि फॉर्मूला एक बार पढ़ के जाना है। एंड इसमें सर लोग जैसे फॉर्मूला शीट तो अलग से पूरा एक बनवाते ही थे कि मतलब एंड मोमेंट पे काम आए। और कभी कभी ऐसे कैसे फॉर्मूला उठा के क्वेश्चन में पूछ लेता कि कौन सा फॉर्मूला है, तो ये करेक्ट सब करेक्ट इससे मार्क्स बढ़ जाता है। करेक्ट। अच्छा चिराग, अगर अपनी बात करें इलस्ट्रेशंस को लेकर जो इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत वैरायटी ऑफ सम्स करते हैं, राइट? कोई ये किताब लेके चला आता है, कोई वो किताब लेके चला आता है। पर मैंने भी हमेशा कहा है, एंड बच्चों ने भी जो पास्ट में एग्जाम दिया था, वो कहते हैं कि अगर इलस्ट्रेशन जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका 80% प्रैक्टिकल मैनेजेबल होता है कि उसी फॉर्मेट के हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है पहले? यस सर, क्योंकि वही मैंने जैसे उस वक्त बोला कि पास फ्रॉम पेपर्स मैंने ये सब किया, और साथ में मैं इंस्टीट्यूट का मैट भी रेफर कर रहा था। देखा कि ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है। लाइक मतलब हल्का सा भी वर्ड उधर नहीं, नंबर इधर उधर नहीं, सब ऐसे के ऐसे एकदम सेम उठा के डाल दिया। अब अगर तुमको एकदम सेम क्वेश्चन मिल गया, तुमको तो फ्री में 1 मार्क मिल रहा है, 2 मार्क मिल रहा है। और कभी कभी लाइक ट्रेनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, उस बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया। लाइक मुझे पास फ्रॉम पेपर्स में उतने दिखे नहीं थे, बट इस बार लाइक मेरे को सीएमए में तो दिखाई, एफएसएम में भी जहां तक दिखा था कि ट्रेनिंग क्वेश्चंस वैसे उसी क्वेश्चन में फॉलो अप आ गए। और अगर तुमको वो क्वेश्चन आता है, अब जैसे एफएसएम में आया था, ईओक्यू का आया था, जहां तक मैंने रीऑर्डर लेवल ये सब से रिलेटेड ट्रेनिंग क्वेश्चन आया था पूरा। वो फॉर्मूला मेरे से थोड़ा टाइम पे ऊपर नीचे हो गया था, सपोज रॉन्ग हुआ होगा वो, बट वो ट्रेनिंग क्वेश्चन क्या है, तो ये सब हेल्प करता है कि एकदम तुमको अगर वो कॉन्सेप्ट आता हो, तुम्हारा 4-5 नंबर फ्री का आ गया पूरा। करेक्ट। तो ऐसे कैसे? तो अल्टीमेटली चिराग, अगर आप एडवाइस देना चाहें बच्चों को प्रैक्टिकल्स को लेकर, तो अगर कोई बच्चा आईसीएसआई मॉड्यूल से जो इलस्ट्रेशन काफी सारे दिए हुए हैं अलग अलग सम्स के, फिर अभी पीछे की तरफ भी सम्स दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा उसको कवर कर लेता है, तो अगर जो इजी सम आते हैं, जो कॉमन सम आते हैं, वहां से मैनेजेबल है, तो बच्चा अच्छा स्कोर यस एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ पाएगा। यस सर। तो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज ये बात का ध्यान दीजिएगा कि इलस्ट्रेशन के लिए जो आप माथापच्ची करते हैं कि ये बुक उठा के ले आओ, वो बुक उठा के ले आओ, सीए का मैट उठा लो, सीएमए का मैट उठा लो, सबसे पहले आईसीएसआई मॉड्यूल को कवर करें। जो इलस्ट्रेशन दिया है, अगर वो क्लियर है, वो प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, तो चिराग ने भी बताया, ऐसे ही हमारी बातचीत ऑल इंडिया रैंक बाकियों से भी हुई थी, उनको भी अमेजिंगली एमसीक्यू पेपर्स में ज्यादा नंबर आए। मैंने ऑन एन एवरेज, जैसे चिराग को 89 आया, ऑल इंडिया रैंक 10 को 79-80 के आसपास आया। तो यहां पर एक चीज तो एविडेंट है, एमसीक्यू पेपर गेम चेंजर हो सकता है। जो बच्चे का एग्जाम बाकी का अच्छा नहीं जा रहा है, अगर वो एमसीक्यू में अच्छा करता है, क्या पता ओवरऑल सेट ऑफ में वो एक बार में क्लियर करके निकाल ले। एंड अगेन जो क्रक्स अभी तक के इंटरेक्शन में समझ में आया, आईसीएसआई मॉड्यूल से पढ़ना इज मोर इफेक्टिव, बिकॉज वो मैट फ्रॉम द प्रैक्टिकल, चाहे एफएम बोले सीएमए बोले, ये काफी इफेक्टिव है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चिराग, अगर हम लोग बात करें एफएम को लेकर, राइट, सिंस आप हमारे से ही आपने एफएम के सेशंस लिए थे और हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता था, मैंने हमेशा नोटिस किया आप बहुत बारीकी चीजों पे ध्यान देते थे कि सर ये क्यों आया, वो क्यों नहीं हो रहा। आपके वजह से कितने सारे मिसप्रिंट्स, जो टाइपिंग एरर्स थे, मेरे मैट में रेक्टिफाई होने लगे। मेरे को खुद समझ में आया कि यार 500 एमसीक्यू बनाया है, ह्यूमन एरर के चक्कर में कहीं ना कहीं वैल्यूज ऊपर नीचे होते हैं। थैंक्स टू यू, आपने जो रेगुलर बेसिस पे एकदम इन डेप्थ पढ़ा, लेक्चर्स को फॉलो किए, हमें तो काफी मदद मिली। मैं उसी बारे में जानना चाहूंगा कि अगर आप बात करें प्रिपरेशन को लेकर डे 1 से, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसा स्ट्रेटजी एंड माइंडसेट होना चाहिए, मैं अब जानना चाहूंगा हमारे बच्चों के लिए जो अभी हमारे पास सेशंस ले रहे हैं, क्योंकि आपको हमारा माइंडसेट पता है, अप्रोच पता है, तो उसको आप कैसे लिंक करते हैं। ओवर टू यू चिराग। हम लोग का लाइक मीन सर का माइंडसेट हो चाहे मेरा माइंडसेट हो, किसी का भी माइंडसेट कभी ये नहीं था कि याद कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो याद कर लो। मेरा भी यही प्रॉब्लम है, जब तक वो चीज समझ नहीं लेता तब तक शांति नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ता है। अगर मतलब वो एक फ्रेंड लोग भी बोलते हैं भाई क्या इतना सा बात को लेके पकड़ लिया, हम बोलते हैं नहीं, हम पूरा समझे नहीं। अगर हम वो पॉइंट को समझ ले, हो सकता है बाद में कोई बड़ा क्वेश्चन हो मेरे से, वो आराम से सॉल्व हो जाए।
तो ऐसा नहीं है कि मान लो एक छोटा सा जैसे 2+2=4, हम लोग क्यों वो समझे ऐड करके, ऐसा थोड़ी कि 2+2=4 याद कर लिया हम लोग हमेशा के लिए। तो वही चीज़ है कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे हम लोग। खाली याद करके रखेंगे, थोड़ा दिन में भूल भी जाएँगे। इसलिए वही कुछ भी हो, मैं क्या करता था, यहाँ पे एक क्वेश्चन में हल्का-सा कहीं पे भी रॉन्ग जाता, मैं सर को ये भी बोलता कि सर आपको परेशान कर रहा हूँ, बट एक्सप्लेन करिए, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। कभी-कभी टाइम लगता है समझने में और कभी-कभी खुद ही समझ में आ जाता है फिर। करेक्ट, इसलिए कुछ इंस्टाग्राम में कंसेप्ट तो हैं आंसर जो का भी टाइम लग ऑप्शन जाता होता है है। एकदम। यहाँ पर चिराग एक चीज मैंने बहुत कॉमनली देखा है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इतना क्यों लिखवाते हैं, आप पहले इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ा रहे हैं, फिर आप डिक्टेशन दे रहे हैं, आप समरी कॉपी अपडेट करा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता था कि समरी कॉपी इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड आपके एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आपका फीडबैक क्या रहेगा समरी कॉपी को लेकर? प्लीज व्हाट यू। सर, समरी कॉपी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग आपने क्लास में 99% टॉपिक सबका समरी लिखवा दिया था। अब जैसा अपना वो टेक्निकल एनालिसिस ये सब का जो चार्ट ये सब का था, वो आपने बोला था घर में कर लेने। मैंने एक बार पढ़ लिया, बट उसका उस वक़्त मैंने नोट्स नहीं लिया था। और फिर मैंने क्या किया, वैसे समरी कॉपी से रेफर किया, तो उसका नोट्स मेरा मिस आउट हो गया। फिर एग्ज़ाम में उससे ही एक क्वेश्चन आया एंड वो मैंने रॉन्ग कर दिया। तो बस वही समझो कि कितना इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज समरी कॉपी में अपने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को एक जगह ले लेते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट की मैथ 400 पन्ने की है तो डेफिनेटली समरी कॉपी में वो 100-150 पन्ने में चला आता है। एंड लिखने से प्रैक्टिस होती है, याद होता है। एंड चिराग, जैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि सर एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखना है, एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिख के प्रैक्टिस करें। तो चिराग, यहाँ पे मैं भी ये जानना चाहूंगा कि बच्चे कहते आए हैं बाकी पेपर्स के लिए भी कि सर काफी लेंदी पेपर आता है, लिखने में टाइम लग जाता है। तो क्या सच में लेंदी पेपर आता है या फिर हमारी राइटिंग की हैबिट छूट चुकी है जिसके कारण बच्चा स्ट्रगल करता है? आई वुड से रीजन दोनों है। पेपर तो लेंदी आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो लोग थोड़ी मतलब एकदम बच्चा वाला पेपर देंगे कि 1 घंटा में करके निकल जाए। कि एग्जाम में तो हम लोग का ये भी टेस्ट किया जाता है कि हम लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और फिर एक सेकंड थिंग है, स्पेशली ऑनलाइन जब से हुआ है तब से लिखने का आदत सब में छूट गया है। करेक्ट। लिखता कोई नहीं है। और फिर बहुत जन ने पूछा कि भैया मेरा इस बार नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। मैंने सबको यही बोला, राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट ये सब दो। क्यों, उससे थोड़े राइटिंग प्रैक्टिस होता है और तुमको आंसर प्रेजेंट करना आता है उससे। करेक्ट, एंड उससे राइटिंग स्पीड भी होती है ताकि आप स्ट्रगल नहीं करें। एंड जिसके कारण यस माइंडली अगर आप डिफरेंस देखेंगे, जो बच्चे घर में लिख के प्रैक्टिस करते हैं उनको याद भी बेटर होता है कहीं ना कहीं, और बाकी बच्चों से वो 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा ही अटेम्प्ट कर पाते हैं डिस्पाइट लेंदी पेपर होने के बाद भी। तो अभी तक व्यूअर्स जो अभी बीच से देख रहे हैं या फॉरवर्ड करके देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं जो चिराग अग्रवाल ने हमें अभी तक जो मेन टेकअवेज दिए हैं। नंबर 1, आईसीएसआई मॉड्यूल फॉलो करिए। नंबर 2, एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम के लिए एक बार मैथ को लाइन बाय लाइन पढ़ना तो जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो जो एग्जामिनर है क्वेश्चन कहां से पिक करके आपको दे दे और अब वहां पे आप ब्लॉक हो जाएं। बिकॉज एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है, 1 वर्ड आंसर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एंड थर्ड जो उन्होंने बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल्स लेके बहुत चिंतित हैं, घबरा रहे हैं, तो अगर 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, 10 में से 6 या 7 मैनेजेबल होंगे, 2 या 3 ट्रिकी होगा या टफ होगा। पर अगर हम इंश्योर करें 6 और 7 क्वेश्चन जो इजी वाले आए हैं वो हम गलती ना करें, तो एग्जामिनेशन स्कोर करना 70+, 80+ स्कोर करना विल नॉट बी अ डिफिकल्टी। एंड जो सबसे मेजर कंसर्न रहता है बच्चों का कि सर जिस टाइप का सम प्रैक्टिस किया है उसके बाहर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें यही बताना चाहेंगे, चिराग ने भी हाईलाइट किया था कि इंस्टीट्यूट के मैथ में जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटलीस्ट वो पहले कवर कर लेते हैं और अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करें। अदरवाइज इंस्टीट्यूट के मैथ का जो इलस्ट्रेशन है, अगर आप वो समझते हैं, कंसेप्ट को प्रॉपर्ली लेते हैं, चीजें प्रॉपर्ली हो पाएंगी। तो चिराग, इसके बाद जो बहुत वाइटल क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज याद करने का तरीका बताइए। एफएम में है, सीएमए में है, कहीं ना कहीं टैक्स में फॉर्मेट्स आते हैं, आपने फॉर्मूलाज को कैसे रिटेन किया, याद किया, एंड क्या इफेक्टिव तरीका रहेगा?
फॉर्मूलाज के लिए आई वुड से एक तब सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी बनवाते ही थे, अलग से एक कॉपी पूरा फॉर्मूला के लिए था। उसके बाद हम लोग का जितना मुझे याद है आप पूरा क्या कराते थे, बहुत सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व कराते थे एंड हर क्वेश्चन में आप ये लिखवाते, हमेशा हम लोग से फॉर्मूला लिखवाते थे। फॉर्मूला फिर उसमें जो भी हम लोग टर्म यूज किया उसका मतलब क्यों, उससे तो हम लोग बार बार लिख रहे हैं तो उससे वो कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में रिटेन होगा, तो वही हम लोग बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास फॉर्मूला कॉपी है टाइम पे, तो वो रिवाइज करने से हो जाएगा। वो सारा जो भी रिटेन किया एंड मोमेंट पे तो हम लोग को रिवाइज करने से याद आ ही जाएगा बस। तो यहाँ पे पर यही बात है कि अगर आप फॉर्मूलाज को बार बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं या घर में जब आप सम्स बनाते हैं, जैसे क्लासेस के दौरान भी हम लोग फुल फ्लेजेड सम बनाते थे। कितने बच्चे पूछते भी थे कि सर एमसीक्यू है, आप इंस्टीट्यूट में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, फिर भी आप फुल फ्लेजेड सम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो एमसीक्यू आएगा, जैसे आपने बताया चिराग, ट्रेलिंग सम आते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा, फिर 5 सब क्वेश्चन दे देंगे एक एक नंबर के, और आपको पूरा सम बनाकर एक एक स्टेप से आंसर निकालना पड़ता है। तो ट्रेलिंग सम के लिए लंबा सम बनाना बहुत जरूरी है। एंड हम लोग बार बार फॉर्मूलाज क्यों लिखते हैं? चिराग ने खुद ही बताया कि जितनी बार आप लिखेंगे कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला आपके परमानेंट मेमोरी में जाने लगेगा। तो जो बच्चे लिखते नहीं हैं, सिर्फ सोल्यूशन को देखकर सम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट भले ही क्लियर हो जाए पर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आएगी। एंड आपको जरूरी है कि आप सेपरेटली एक कॉपी बनाएं। यानी ये एडवाइस रहेगी चिराग की तरफ से, मेरे तरफ से, उन सभी बच्चों के लिए जो खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कि आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला कॉपी बनाएं। सारे फॉर्मूला जो आप एनकाउंटर करते हैं उसे एक जगह जॉट डाउन कर ले विथ फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस एज वेल, ताकि रिवाइज करते वक्त आपको एक जगह पर सब कुछ एक साथ मिल जाए और एग्जाम के एक दिन पहले आपको पेजेस पलटने की जरूरत ना पड़े। चिराग, आउट ऑफ ऑल दीज 3 एमसीक्यू पेपर्स आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन? दिक्कत तो कहीं नहीं आई होगी, 612 नंबर आपने लाए हैं, सब में 80 प्लस आया है, तो ये बोलना ही अजीब होगा कि आपको कोई पेपर टफ लगता होगा। बट स्ट्रैटेजी वाइज कौन सा आपको लगा कि ये पेपर मैनेजेबल भी है और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? क्या लगता है आपको? सर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है, किसमें स्कोर कर सकते हैं। मेरे को सब सब्जेक्ट को आसान बनाना था। ओके तो वैसे मैंने प्रिपरेशन की कि सारे ही सब्जेक्ट आसान लगे। अब पेपर किसी का टफ आएगा, किसी का इजी आएगा। अब जैसे मैं टैक्स का जब सॉल्व करता था क्वेश्चंस, मुझे लगते थे इजी क्वेश्चंस है, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत लेंथी क्वेश्चंस दिए, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, घुमा के दिए। तो पेपर इंस्टीट्यूट कभी भी घुमा सकता है, कोई फिक्स फॉर्मेट है ही नहीं कि एक लाइन का ही क्वेश्चन देगा या 2 लाइन का ही देगा या थ्योरी देगा। इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी भर सकता है। अब जैसे हम लोग का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आज तक मैंने वो नहीं देखा था कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, बट इस बार हम लोग का दिसंबर 2021 टर्म में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया मार्केट शेयर का। तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एसएम है तो उसमें कोई मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसलिए वन मस्ट नॉट लीव एनी टॉपिक। सारे प्रिपरेशन ऐसे करो कि कुछ भी अटेम्प्ट कर सको। ओके चिराग, यहाँ पर ना जैसे आपने बताया कि आईसीएसआई मॉड्यूल को थ्योरी पढ़ने के लिए रेफर करना चाहिए। अब कितने बच्चे ये भी कहते हैं कि सर कंटेंट तो काफी कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए एक चैप्टर है उसमें एक ही कंसेप्ट को बढ़ा बढ़ा कर लिखा है, तो सर इतना कैसे पढ़ेंगे और इतना याद कैसे रहेगा? तो जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेकेंड टाइम रीड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लोग उस जो प्रॉब्लम को है कि वास्ट सिलेबस है, काफी कंटेंट है, उसको हैंडल कैसे किया जाए? चिराग, वास्ट सिलेबस है तो वो खाली मेरे लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। दैट्स द मेन पॉइंट। उसके बाद तो उसमें क्या है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तब तुमको वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ नया पॉइंट हो, उसको अंडरलाइन करो। वो सर अपने क्लास में हमेशा कराते थे। अगर पैराग्राफ सेम होते वो बैठ के हम लोग बार बार कॉपी में नहीं लिखते, जो मेन पॉइंट है उस पैराग्राफ का वो एक लाइन में लिख दिए। तो समरी कॉपी का ये यूज है। उसके बाद अपने को क्या करना है, ऐसे मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि बार बार इंस्टीट्यूट का मैथ रेफर करो, एक बार पढ़ो, ऐसे करो कि मतलब आगे देखने का जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छे से देखो, एक बार में बार बार देखने का कोई मतलब उतना जरूरत नहीं है, एक बार करो बट अच्छे से करो। ओके तो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि
क्या इफेक्टिव टेक्निक हो सकता है मेरे हिसाब से, जब आप फर्स्ट टाइम मैथ को पढ़ते हैं, जैसा चिराग ने बताया, कुछ कुछ चीजें रिपीटेड होती हैं कि बार बार आप देखेंगे एक ही चीज को बोला जा रहा है, एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो आप पेंसिल से उसको क्रॉस कर सकते हैं कि मेरे को समझ में आ गया है कि यही चीज ऊपर दिया हुआ था, यही चीज नीचे दिया है, तो मैंने वहां क्रॉस बैठा दिया। और जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हैं, हाइलाइटर पेंसिल अपने पास रखें, जो इंपॉर्टेंट लाइन है पढ़ते वक्त आपको लगता है यहां से एमसीक्यू आ सकता है, अंडरलाइन कर लिया, ये टेक्निकल वर्ड है अंडरलाइन कर लिया। यानी जो मेहनत है फर्स्ट टाइम रीड करने पर है, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड से आप अपनी मार्किंग पढ़ेंगे, आपने जो क्रॉस कर दिया उसे एक्सक्लूड करेंगे और अपने नोट्स को रेफर करेंगे। तो यानी जो बच्चा बार बार इंस्टीट्यूट का मैथ लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहा है उसके लिए ह्यूमंगस टास्क है। पर जैसा चिराग ने बताया, फर्स्ट टाइम रीड जब आप करते हैं, मार्किंग करना, हाईलाइट करना, रिपीटेड पोर्शंस को क्रॉस कर देना और अपने खुद के नोट्स बनाना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो सीएमए का पेपर हो, एफएम का पेपर हो या टैक्स का पेपर हो। थ्योरी पोर्शन चिराग ने भी बताया, आपने पास पेपर्स देखा भी होगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीए का एग्जाम नहीं है, ये सीएमए का एग्जाम नहीं है जहां पर वेटेज ज्यादा प्रैक्टिकल्स को दिया जाता है। अगर आप पास पेपर भी देखें, या तो थ्योरी प्रैक्टिकल बराबर आएगा या थ्योरी थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड वाला ओवरऑल प्रोफेशन भी हो जाता है। चाहे प्रोफेशनल लेवल पे जाएं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएं, पास पेपर देखने पर आपको यही पता चलता है। चिराग, अगर अपनी बात करें कि मान लीजिए मैंने एक बार आईसीएसई मॉड्यूल पढ़ लिया, मैंने मार्किंग कर ली, ऑन एन एवरेज एमसीक्यू पेपर पे कितना टाइम देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बच्चों को अगर वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो? सर ऑन एन एवरेज ऐसा कोई लाइक फिक्स टाइम नहीं है कि मतलब इतना टाइम देना ही है। ये है तुम्हारा वो प्रैक्टिकल पेपर जो है कंप्लीट एकदम होना चाहिए, कोई पार्ट छोटा नहीं रहना चाहिए। मैंने लाइक मतलब स्टार्टिंग के टाइम में मैंने उतना टाइम नहीं दिया होगा प्रैक्टिकल पेपर्स को। लाइक मतलब फर्स्ट 7 months में बी 7 to 8 months ऑफ प्रिपरेशन, बट लास्ट का जो 2-3 months था उसमें मैंने ज्यादा वेटेज दिया अपने प्रैक्टिकल पेपर्स को। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो एमसीक्यू पेपर है, वो मेरे मार्क्स उठाएंगे, तो उसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो टाइमिंग तुमको ऐसे मैनेज करना है कि तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम आंसर कर सको, चाहे तुम उसको 10 दिन में पढ़ के खत्म करो या 1 महीने में पढ़ के खत्म करो। इट डिपेंड्स ऑन यू। सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है कि एक दिन में इतना प्रैक्टिकल नहीं सह पाएंगे। अब बहुत जन बोलते थे कि भाई एक बार में 3-4 प्रैक्टिकल, सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों कर रहा है। तो लाइक मैं कभी कभी लाइक एफएसएम और सीएमए दोनों साथ में कर रहा होता जब क्लासेस कंप्लीट हो गए। ऐसे तो अगर हमने वैसे नहीं बोल सकते ना कि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या कैसे करेंगे, माथा खराब हो जाएगा। तो वैसे नहीं है। अब इसलिए मैं बहुत जन को रेकमेंड करता हूँ, जब क्लासेस करो क्या करो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो, एक थ्योरेटिकल पकड़ो। जब प्रैक्टिकल से माथा खराब हो जाए तब थोड़ा थ्योरेटिकल में चले जाओ। दैट्स रियली गुड चिराग। एंड जैसा कि आपने बताया, सबकी एक कैपेसिटी नहीं होती है, सबका अपना स्ट्रैटेजी रहेगा। तो इस सेशन का मेन टेक अवे यही रहेगा कि आप अपने टेक्निक पे ध्यान दें। आप 4 घंटा पढ़ पाते 4 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़ पाते 6 घंटा पढ़िए, आप 2 घंटा पढ़ पाते 2 घंटा पढ़िए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी कैपेसिटी पे काम करें एंड अपने एफर्ट में जेन्युइन रहें। तो चिराग, एग्जाम के एक दिन पहले अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, अमेंडमेंट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अमेंडमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक मैंने हमेशा बोला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अमेंडमेंट एज सच नहीं आता। जो मैंने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, जो मैंने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, आज भी वही चल रहा है। अगर कुछ लॉ के प्रोविजंस हैं, लाइक डिविडेंड के केस में कुछ आया ऊपर नीचे तो हुआ, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, इन तीनों एमसीक्यू पेपर्स में अमेंडमेंट किसमें ज्यादा आते हैं और वो कैसे कवर करेंगे? चिराग, अमेंडमेंट्स तो आते तो टैक्स में ही ज्यादा है, और तो बाकी 2 पेपर में तो अमेंडमेंट्स एज सच कुछ है नहीं। क्यों? कॉन्सेप्ट तो अमेंड नहीं होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। अब पैसे का वैल्यू कम, आज ज्यादा है कल कम है, ये तो हमेशा एवरग्रीन रहेगा। ये तो नहीं बोल सकते कि कल ज्यादा हो जाएगा आज कम। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल रिमेन द सेम। चाहे हम लोग के पापा पढ़े हो, पापा के पापा पढ़े, कोई भी पढ़े, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। हल्का ऊपर नीचे हो सकता है। अब टैक्स में भी ऐसे पूरा ऐसे का तो ऐसे एक्ट को हटा के दूसरा नया एक्ट तो नहीं ला रहे, हल्का सा अमेंडमेंट है, वो मैनेज हो जाएगा। और एग्जाम के एक दिन पहले
क्या करो, अमेंडमेंट शीट अलग से स्पेशली देखो, डाउनलोड करो। जनरली सारे इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ से भी हम लोग कोचिंग ले रहे हैं, वो लोग सब प्रोवाइड करते हैं अमेंडमेंट शीट एक पूरा। वरना फ्रेंड लोग से मांगो, अमेंडमेंट शीट देख लो अलग से। और सीएमए और एफएमएसएम में तो कोई वैसे अमेंडमेंट होते ही नहीं है। अमेंडमेंट Correct. आएंगे क्या, एक दो नया टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, Correct. वो देख लो बस। इससे चिराग आपने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की है कि कितनी बार बच्चे ना मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर एफएम में अमेंडमेंट आ गया है। मैंने पूछा कैसे आया? सर पेज नंबर बदल गया है ना सर, कुछ नया चीज ऐड हो गया होगा कंसेप्ट में। तो जैसा चिराग ने बताया, सम्स ऐड होते हैं या फिर कोई पैराग्राफ ऐड या डिलीट होता है ताकि उस एडिशन को फ्रेश लाया जा सके। टैक्स में अमेंडमेंट ज्यादा आते हैं जैसा चिराग ने बताया, और चिराग ने मेंशन भी किया कि अमेंडमेंट कहां से आपको मिल सकते हैं। बेस्ट तरीका जो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि आप आईसीएसआई वेबसाइट से अमेंडमेंट डाउनलोड कर लें। बिकॉज कितनी बार क्या होता है ना, 50 अमेंडमेंट चले आए। अब आपके आने वाले एग्जाम में कौन सा अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, वो कितनी बार एकेडमिक कॉर्नर ऑफ द आईसीएसआई मॉड्यूल आईसीएसआई वेबसाइट में मिल जाएगा, जहां पर आईसीएसआई वाले लिख के देते हैं कि आने वाले टर्म में ये मैट एप्लीकेबल है, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं कि अगर आपको बेकार में सारे अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने हैं तो। मोटा मोटी जैसा बताया गया कि आईसीएसआई मॉड्यूल से ही सिलेबस कवर होता है, तो जो एग्जामिनर पेपर बनाता भी है, मेरा ये माइंडसेट कहता है कि डेफिनेटली इंस्टीट्यूट उनको अमेंडमेंट के बारे में भी बताता होगा। बच्चे कितनी बार एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं भी होता है, तो इस चीज से भी आपको बचने का बड़ा दरकार है। तो इसलिए सर हम लोग को वन डे ओरिएंटेशन जो होता है ओडीओपी अपना, उसमें हम लोग को जैसे हम लोग का ऑफलाइन हुआ था, तो मैंने सर से मैंने सबसे पहले वही मिला था। तो हम लोग को सर ने भी, हाँ आपसे तो सबसे पहले उसी दिन मिले थे ना। मैंने ओडीओपी लिया था। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया कि सर किसको बोल रहे हो आपसे। हाँ, तो अपने को सबसे पहले यही बोला कि इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पूरा यूज करना आना चाहिए। उसमें कहाँ पे क्या है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कहाँ पे क्या है हम लोग को रेफर करते रहना चाहिए। मैं कुछ भी हो, ऑलमोस्ट लाइक डेली, अगर एक दिन मिस हो सकता है, बट ऑलमोस्ट डेली पूरा एक बार आईसीएसआई का वेबसाइट विजिट करता हूँ। व्हाट्स न्यू या स्टूडेंट सेक्शन में जाके चेक करता हूँ कुछ नया आया या नहीं। हो सकता है अपने काम का कुछ मिल जाए वहां पे, एग्जाम रिलेटेड कुछ आ जाए। तो इसलिए अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट डेली विजिट करके एक बार उसका एकेडमिक कॉर्नर एक्सेस करना। बहुत जन पूछते हैं पास टाइम पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, हम लोग गाइडलाइन आंसर कहाँ से डाउनलोड करें, सब एकेडमिक पोर्टल में है। वरना अगर सर्च नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट गूगल में सर्च करो आईसीएसआई पास टाइम पेपर्स, आ जाएंगे ऐसे कैसे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि बच्चे काफी बार स्कैनर ले लेते हैं, फिर स्कैनर प्राइवेट वाले का लेने के बाद आंसर गलत निकलता है, उसमें पैटर्न नहीं पता है, अमेंडमेंट नहीं है। तो ऐसे बाहर से लेने की जगह पे या तो आप जहां से अपडेट करा रहे हैं, खुद को पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करें, या फिर आईसीएसआई पोर्टल पे ध्यान दें। चिराग, जो लास्ट कॉमन क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, कितनी बार बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को रैंक लाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं आज 5 मार्च पे और एग्जाम जून पे है, यहां से 3 महीना डू यू थिंक इज सफिशिएंट? जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तैयार है, उसके लिए तुम्हारा एडवाइस क्या रहेगा? वो कैसे और अपनी टेक्निक को बेटर कर सकते हैं ओवरऑल, नॉट ओनली फॉर एमसीक्यू बट ओवरऑल? सर मेरा मानना है, आई डोंट बिलीव इन लास्ट डे रिवीजन। एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करके कुछ नहीं होगा। जिसने स्टार्टिंग से मेहनत की है उसका आराम से क्लियर होने का है ही। मेहनत डे 1 से करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एकदम लास्ट में एकदम फाड़ देंगे, अभी आराम मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर चिल कर रहे हैं, वैसे नहीं। मैं डे 1 से हमेशा एकदम था कि इस बार में क्लियर करना है, इस बार में AIR 1 लाना है। तो इसलिए मैं डे 1 से वैसे प्रिपरेशन कर रहा था। टूवर्ड्स द एंड लाइक दिसंबर में तो मैंने ज्यादा कुछ वैसे रिवीजन भी नहीं किया। बस एक मॉक टेस्ट का जो कंटिन्यू हो रहा था, पहला 8 दिन बस वो दिया गया, उसके बाद गिन के 4-5 घंटा डेली पढ़ाऊंगा। मेहनत स्टार्टिंग में करना है। एकदम, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया था मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा हूँ। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से एफर्ट दे रहा है, सो एक्यूमुलेट करने के बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको टेंशन भी कम होगी और आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आप सडनली पढ़ना चालू कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर फील होने वाला है। तो चिराग, एक चीज है इसमें, एक चीज है, अभी भी 3 मंथ्स है। मैं बहुत जन ने मुझसे पूछा कि जून में बोथ मॉड्यूल देना चाहिए या नहीं। मैं बोला अगर ठीक है 31 मार्च तक तुम्हारा क्लासेस कंप्लीट हो जाए, उससे एक दिन भी बाद नहीं होना चाहिए।
31 मार्च या उसके पहले अगर कंप्लीट हो जाए, अप्रैल है, मई है, तुम्हारे पास 2 मंथ्स में आराम से सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करो। बट 31 मार्च तक एक भी क्लासेस 31 मार्च के बाद बची नहीं रहने चाहिए। थोड़ा प्रेशर तो होगा ही, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा ही सक्सेस। वरना ऐसे तुम सोचेगा कि 2-3 महीना में 2.5 महीना पहले 15 दिन पहले क्लास कंप्लीट करेंगे फिर रिवाइज करके निकाल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत नेक टू नेक हो सेल्फ जाता स्टडी है। मैटर्स अ लॉट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो गाइस, अभी तक के सेशन में जो हमने कवर किया, अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो चिराग अग्रवाल AR1 ने यही बताया, नंबर 1 MCQ फॉर्मेट का जो एग्जाम है सब्जेक्ट से 3, वो बहुत गेम चेंजर हो सकते हैं, ना कि सिर्फ ओवरऑल सेट ऑफ में पास होने के लिए, नंबर 2 रैंक लाने के लिए। और AR1 एंड अदर जो ऑल इंडिया रैंक्स हैं, अगर उनका भी आप मार्कशीट देखेंगे, MCQ पेपर्स में इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया होगा, पर MCQ पेपर में स्पेशली इनके 80+, 85+ आए हैं। एंड ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है अगर आप ठीक से प्रिपरेशन करें तो। चिराग ने हमें ये भी बताया कि थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। CS पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी को वेटेज मिलता है, आप इसे बाकी कोर्सेज से कंपेयर ना करें। अगर आपको वेरीफाई करना है तो पास्ट टर्म पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं। राइटिंग स्पीड को लेकर चिराग ने अगेन बताया, एंड ये भी बताया कि अगर आप घर पे लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्निकल वर्ड्स हो, तो लिखने से याद होती हैं चीजें, आपका राइटिंग स्पीड बेटर होता है, एंड जिससे आपको फायदा एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को लेकर भी चिराग ने बताया कि जो समरी कॉपी और जो क्लास नोट्स हम लोग रेफर करते हैं, मैंने अपने मैराथन में भी समरी कॉपी का एक एक्सट्रैक्ट शेयर किया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे एक इंस्टीट्यूट के मैथ से जो 400 पन्ने की किताब है, वाइटल चीजों को निकाला जाता है, उसे नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव हो पाए। प्रैक्टिकल्स को लेकर चिराग अग्रवाल ने यही बताया कि जो इलस्ट्रेशंस ICSI मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं, उन कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, टाइप्स ऑफ सम्स को पढ़ते हैं, तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो वहां से सेम टू सेम भी आ सकता है या वैल्यू चेंज करके भी आ सकता है। उसके अलावा जो लंबे लंबे सम्स हैं उसके सब पार्ट्स आते हैं। अगेन इंस्टीट्यूट के मैथ में जो लंबे सम्स दिए हुए हैं उसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको उसका फायदा भी एग्जाम में जरूर मिलेगा। जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है फॉर्मूला शीट को लेकर, फॉर्मूलाज को लेकर, चिराग ने एक बेहतरीन टेक्निक बताई जो बहुत बच्चे फॉलो भी करते हैं कि आप घर पर सम्स को प्रैक्टिस करें। कितने बच्चे बस सोल्यूशन देखते हैं और उसके बाद सोच लेते हैं मेरे को तो आता है मैं बना लूंगा, बट एग्जाम में सॉल्व करते वक्त लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, रिवाइज नहीं हो पाता और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चिराग ने ये भी पॉइंट को हाईलाइट किया था ओवरऑल डिस्कशन में, यहां तक कि पास्ट पेपर्स को एक बार जरूर रेफर करें, आपको पैटर्न समझ में आएगा और कितनी बार प्रैक्टिकल्स पेपर में और MCQ पेपर्स में टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स रिपीट होते हैं। चिराग, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कंक्लूड करने के पहले आपके क्लोजिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग MCQ फॉर्मेट एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट्स एंड लास्ट मिनट गाइडेंस टू द एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं। So MCQ पेपर में आई वुड वंस अगेन से कुछ भी हो जाए, ICSI का मैथ एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, और फिर स्पेशली उसका लेसन राउंड अप। सर ने भी बताया था जो लेसन राउंड अप होता है कभी कभी उससे भी ऐसे कैसे वो लाइन उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो लेसन राउंड अप्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पास्ट टर्म पेपर्स, हो सकता है पास्ट टर्म पेपर के क्वेश्चन एकदम सेम ना दे बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब जैसे पूछ लेगा 9.09 का इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट, ये सब क्या है, अब 9.09 की जगह 10.15 कर दिया, कुछ भी कर दिया, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे वही रहेंगे, खाली उसका नंबर चेंज हो गया। तो पास्ट टर्म पेपर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट, प्रैक्टिस फॉर्मूला शीट तो बनाना ही बनाना है कुछ भी हो जाए, और उसके बाद प्रैक्टिस जितना हो करो, बिकॉज आई थिंक मेरे भी कोई कोई टॉपिक्स में हल्के से प्रैक्टिस कम रहे होंगे, एंड आई एम श्योर उधर ही मेरा रॉन्ग हुआ है। मैं बता सकता हूँ कहाँ पे मेरा क्या रॉन्ग हुआ है, कहाँ किधर मार्क्स गया होगा किधर नहीं। सो आई नो एग्जाम देने के बाद यू मस्ट बी श्योर हाँ ये मेरा सही हुआ है ये गलत, और तुम बता सको कि कितना आएगा। ये मैं हमेशा कर पाता हूँ, बिकॉज व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू राइट, no one can stop you.
That's great, Chirag. Chirag, that's a wonderful thing which you have shared with the aspirants. I believe इस सेशन के बाद उनको क्लैरिटी आया होगा काफी चीजों को लेकर कि कैसे एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. थैंक यू चिराग, आपने अपना बिजी शेड्यूल से आपके क्लासेस भी चल रहे हैं और आपने फाइनल की तैयारी चालू कर दी है. उसके बाद भी आपने टाइम निकाला इन लोगों को गाइड करने के लिए. सो व्यूअर्स, इसी के साथ ये सेशन यहीं खत्म होता है. मेहनत करें, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. जैसा लोग कहते हैं, सारे बड़े बड़े लोग कहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स कहते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल. सो इसी नोट पे इस सेशन को आज खत्म करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे बेटर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा. थैंक यू चिराग, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.